सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पवन सीरीज जो है, ये नया पवन सीरीज 2025 संस्करण, इसको यहाँ पे कंप्लीट मैं सॉल्व करा रहा हूं और इसके बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उसको मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं और लघुत्तरीय प्रश्नों में 2 क्लास मैंने ले लिया। लघुत्तरीय मैंने शुरू किया था जिसमें आपके 2 क्लास में 34 प्रश्न संख्या तक मैंने कंप्लीट करा दिया है और यहाँ पे अब आप देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 35 से, ये आपका पार्ट 3 है और इसी तरीके से बहुत ही लगन से आप भी लगे रहिए। यहाँ पे मैं आपको लगातार जो है पूरा सॉल्व करा रहा हूं, तो अधिक से अधिक लाइक करिए, ठीक है। सभी लोग लाइक करिए, जितने लोग व्यूअर्स हैं उतना लाइक भी होना चाहिए, तो आप सभी के द्वारा लाइक होना चाहिए वीडियो पे एक, और जरूर से जरूर 5 शेयर, आप लोगों से 5 शेयर सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं तक ये क्लासेस पहुंचनी चाहिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से लाभ उठा सकें। देखिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, आपके जितने साथी जितना अच्छा नंबर पाएंगे उतनी ही अच्छी बात है, ठीक है। तो सबको शेयर करिए, तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे क्लासेस को लेकर के। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया गया है, वहां पे आप जा करके सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। अगर इससे पहली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो मैथ के सामने का लिंक क्लिक करिएगा, वहां पे लाइन से सभी क्लासेस लगी हुई हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। देखिए, प्रश्न संख्या 35 है, अनुपात को उदाहरण सहित समझाइए। तो 2 समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं। 2 समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरे राशि में कितनी बार सम्मिलित है, ये क्या कहलाता? अनुपात कहलाता है। जैसे 3:4। अब ये 3:4 क्या दर्शा रहा है कि दूसरी राशि जो 4 है उसमें ये प्रथम राशि 3 बार सम्मिलित है, यानी कि ये 4 है तो ये 3 है। इसी तरीके से ये 8 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, ये 16 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से अनुपात यही रहेगा। अनुपात का मतलब क्या है कि इसी, अगर ये 4 है तो ये 3 है, बस इतना ही दर्शाता है, ठीक है। कंपैरिजन एक तरीके से रहता है कि दूसरी राशि के कंपैरिजन में पहली राशि कितनी है। ये 4 है तो ये 3 है, ये 8 होगी तो ये 6 होगी, ये 16 होगा तो 12 होगा। तो इस तरीके से ये समझ पा रहे होंगे आप, अनुपात एक तरीके से संबंध दिखाता है और हमेशा समान राशियों में अनुपात निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 36 है, 121/289 को सरल अनुपात में बदलिए। 221 अनुपाते 289 जब लिखा हुआ है तो इसको बटे के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि किससे यह कट रहा है। देखिए, ऊपर नीचे किसी एक संख्या से हम काट देते हैं। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करिए तो 3 से भी 221 जो है वो नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से चेक करिए, 6 से, 7 से चेक करेंगे तो 7 त्रिक 21, यहां बचेगा 1, नहीं कटेगा। अब इसी तरीके से 8 से चेक करिए, 9 से चेक करिए, 10 से, 11 से भी नहीं कट रहा है, 12 से चेक करिए और 13 से उसके बाद। अब ये देखिए 13 से चेक करेंगे तो 13 से ये ऊपर वाला तो कट जाएगा आपका, 13 के नम 13 और फिर बच जाएगा 7 2 9 91 और 7 91। तो ये इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 13 गुणे 17 और 289 को क्या लिख सकते हैं, ये 17 का वर्ग होता है तो 17 गुणे 17। अब देखिए 17 से 17 कट जाएगा, बचेगा क्या, 13/17। अब ये नहीं कटेगा, अंश और हर में देखिए कुछ कटेगा, ऊपर एक अभाज्य संख्या है, नीचे भी अभाज्य संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं 13:17। तो यही सरलतम अनुपात हो जाएगा जब आप तक अंश और हर में
कुछ सरल कर सकते हैं, कुछ काट करके फिर लिख सकते हैं, तब तक यह जब सरल ना हो, इसके बाद यह सरल नहीं होगा, तो यही सरलतम अनुपात होता है आपका। ठीक है, तो जहां भी सरल अनुपात पूछेगा, ठीक है, या सरलतम अनुपात बोलेगा, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं संख्या 37 है, निम्नलिखित को सरलतम अनुपात में व्यक्त कीजिए। 15 और 25 को, तो 15:25 ये होता है, इसी को लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो 5 से ऊपर नीचे काट दीजिए, 3 और ये 5, 3:5 ये हो जाएगा आपका 3:5। इसी तरीके से अब देखिए 90 पैसे और ₹3। अब जो अनुपात में आपने पढ़ा है, अगर क्लासेस आप लोगे तो वहां नोट्स में मैंने आपको पहले लिखवाया है, अनुपात हमेशा समान राशियों में लिया जाता है। तो ये देखिए 90 पैसा है और ये 3 रुपए है। ठीक, तो 90 पैसे और 3 रुपए में अनुपात नहीं होगा, या तो पैसे को रुपए में बदलिए या रुपए को पैसे में बदल दीजिए। तो 90 पैसे और 3 रुपए को लिखना चाहेंगे तो 3 गुणे 100, यानी कि ये हो जाएगा 300 पैसे। अब अनुपात लीजिए, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 90/300। शून्य से शून्य कट गया, 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 10 बार में कट गया, बचा क्या, 3/10, यानी कि इसी को लिख सकते हैं 3:10 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका सरलतम अनुपात हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप अगर समान है तो सरल करते सीधे चले जाएंगे, और समान राशियां नहीं है, जैसे यहाँ पे पैसा और रुपया था, दोनों को हमने पैसे में लिया तब अनुपात किया। ठीक, या दोनों को रुपए में कर लेंगे तब अनुपात करेंगे, अनुपात वही आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है, 5:8 या 11:14? अब 5:8, 11:14 में कौन सा अनुपात बड़ा है, ये हमको बताना है। तो ये अनुपात को भिन्न रूप में लिखें तो 5/8 लिख सकते हैं, इसको 11/14 लिख सकते हैं। अब दो भिन्नों का अगर कंपैरिजन हमको करना है तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि दोनों का हर समान है। तो यहाँ पे हर समान कर लीजिए, 8 और 14 का एलसीएम ले लीजिए। तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। एलसीएम जो आ जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लासा जिसे बोलते हैं, वो लासा आपका आ जाएगा यहाँ से 56। लासा 56 आ गया, तो यहाँ पे बटे में 56 लिख दीजिए। और ये 8 सत्ते, तो 7 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो 35 हो जाएगा। और 14 चौक 56 होता है, तो यहाँ पे 4 से गुणा हो जाएगा, 4 से गुणा होगा 11 में 44। तो ये देखिए 35/56 है, यहाँ भी बटे 56 रहेगा। ये 35/56 बना और ये 44/56 बना, दोनों का हर हमने समान किया एलसीएम लेकर के। तो ये 35 आ गया, ये अंश में 44 आ गया, यानी बड़ा कौन सा हुआ, ये जिसका अंश बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा होता है, यानी कि जो 11:14 है, 11:14 है, वो अनुपात बड़ा होगा 5:8 से। यहां से आप समझ गए कि 11:14 बड़ा होगा 5:8 से। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39, यदि 5, 15, x, 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5:15 समानुपाते x अनुपाते 105। अब इस तरीके से पता है कि आप जब 4 राशियां समानुपात में होती हैं तो नियम होता है कि जो बाह्य पद होते हैं उनका गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है, या मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है, जो भी कहिए। तो यहाँ पे
अब बाह्य पद कौन कौन से हैं? बाह्य पद ये 5 और 105 है, जो बाहर की तरफ है दोनों, और जो दोनों अंदर की तरफ है वो आपके मध्य पद, यानी कि मध्य पदों का गुणा 15 गुणे x हो जाएगा और बराबर 5 गुणे 105, और x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 105 बटे 15। अब 15 से 105 को काट देंगे तो 15 सत्ते 105 और x बराबर हो जाएगा 5 सत्ते 35, यानी x का जो मान आ गया वह 35 आ गया। अगर ये राशियां समानुपात में है तो x का जो मान होगा वह 35 होगा। इसके बाद देखिए कुछ क्या 40 है, क्या 12, 24, 24, 48 समानुपात में है? तो समानुपात में अगर ये चारों राशियां होंगी तो किस तरीके से लिखे जाएंगी? 12 अनुपाते 24 समानुपाते 24 अनुपाते 48, और जो मध्य पदों का गुणा होगा 24 गुणे 24 वह बराबर होगा बाह्य पदों का गुणा, यानी कि 12 गुणे 48। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो 24 चौक हो जाएगा 96, हासिल लगा 9, और 24 दूनी 48 और 9 कितना हो जाएगा? 48 और 9 576 ये आ जाएगा। और इसके बाद देखिए 12 अट्ठे 96 के 6, हासिल लगा 9, 12 चौक 48 और 9 57। तो दोनों ही आपका गुणा जो आपको गुणनफल मिल गया वह दोनों तरफ 576 और 576 मिल गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर है और जो ये चारों राशियां हैं वह समानुपात में हैं। ठीक, तो ये चारों समानुपात में हैं, ये आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 41 है, निम्न सजातीय पदों को जोड़िए। तो 5x और 7x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x, और 6xy 7xy और xy को जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 14। ये कितना हो जाएगा? 14xy। इनका योग, बस पदों को सजातीय पदों को यहाँ पे जोड़ना था, तो इसका योग आ गया 12x और इसका 14xy। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 42 है, समीकरण 7 धन 5x बराबर 15 धन 3x को हल कीजिए। तो 7 धन 5x बराबर 15 धन 3x। अब 3x को इधर ले आएंगे तो देखिए 5x और ये प्लस 3x इधर आएगा, माइनस 3x हो जाएगा, और 7 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5x में से 3x घट जाएगा तो ये बचेगा 2x, और इधर 15 और ये धन 7 था, इधर आएगा ऋण 7, यानी कि 2x का मान कितना हो जाएगा? 7 घटेगा तो 8 बच जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 8/2, यानी 8/2 का मान कितना होगा? 4। तो x का मान कितना आ गया? 4। यही समीकरण का हल होगा, x का मान 4। x की वैल्यू 4 आप रख देंगे तो दोनों पक्ष आपको बराबर मिलेंगे। बस आपको यहीं तक सॉल्व करना था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, समीकरण 3n + 4 बराबर 25 को हल कीजिए। 3n धन 4 बराबर 25 है। तो यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ पे n एक वेरिएबल है, एक चर है जिसका मान आपको निकालना है। जैसे x होता है वैसे आपका यहाँ n है। तो 3n बराबर 25 - 4, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा? 21, और n बराबर कितना हो जाएगा? 21। यहाँ 3 गुणे में है, बराबर के इधर भेजेंगे, भाग में हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 7, यानी कि n की जो वैल्यू आ गई वह आपकी 7 आ गई। इसी तरीके से ये समीकरण का हल n बराबर 7 आपको मिल गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 44 है, x² - 8x धन 15 को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करना मतलब क्या होता है कि कोई एक्सप्रेशन दिया है आपको, तो ये देखिए घटाना और जोड़ के रूप में लिखा है, और जब दो पद आपके गुणे के रूप में लिखे गए हो तो वो आपका क्या हो जाता है? गुणनखंड हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, जैसे अभी 15 लिखा है तो 15 को एक तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 15 को चाहे तो मैं लिख दूं 10 धन 8 - 3, ये लिख सकता हूं, या 15 इसी 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 5। तो ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो ये गुणनखंड है 15 का, और ये 15 को जोड़ घटाने के रूप में इस तरीके से लिखना। तो अब
जो इस तरीके से दिया है उसको आपको इस तरीके से लिख के बताना है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, दो तरीके से। एक तो सिंपल गुणनखंड होता है, ये बीच वाले पद को -8x को यहां हम क्या कर देंगे, -3x और -5x में, -5x और -3x लिख देंगे, तो ये 4 पद हो जाएगा और 2 पद में कॉमन मिल जाएगा, दो दो पद में, वो आपका गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपको पूर्ण वर्ग बना करके करना है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, अब समझिए आप। जैसे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब समझिए इस बात को कि यहां देखिए x का स्क्वायर है और यहां 15 है, ठीक, और यहां -8x है। तो x का स्क्वायर तो है ही, और इसको अगर उस रूप में लिखना चाहें तो 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और b कितना आया, यहाँ बचा क्या, 8x में हमने 2x निकाल लिया, तो अब बचा 4, तो यहाँ 4 से गुणा। और यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए 16, और यहाँ 15 पहले से है, तो इसको 15 को लिख दीजिए 16 माइनस 1, 15 को लिख दिया हमने 16 माइनस 1, क्योंकि 15 को हम 16 माइनस 1 लिख सकते हैं। और 16 माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमको यहाँ b का स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे हमको b दिख रहा है, यहाँ पे हमको 2 इंटू a मिल गया है, b हमारा 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, तो इसलिए हमने 15 को लिख दिया 16 माइनस 1। अब इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर -1। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इतना आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये -1, और -1 को भी क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब देखिए a की जगह है x माइनस 4 और b की जगह है 1, ठीक। तो अब एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में आ जाएगा a की जगह x माइनस 4 और b की जगह 1, तो ये हो गया आपका a प्लस बी, a प्लस बी। इसके बाद एक ब्रैकेट में x माइनस 4, a माइनस बी होता है, a माइनस बी, तो -1। ये हो जाएगा कितना आपका x माइनस 3 और x माइनस 5, -4 -1 कितना हो जाएगा, -5। तो ये आपका गुणनखंड हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस 5। इसको पहले हमने होल स्क्वायर बनाया, पूर्ण वर्ग बनाया, और उसके बाद जो है पूर्ण वर्ग बनाने के बाद इसका गुणनखंड किया, ठीक। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको, जिसको नहीं पता है, गुणनखंड पहली बार कर रहा है, उसको किस तरीके से गुणनखंड किया जाता है, एक तरीका जो नॉर्मली हम करते हैं वो भी मैं करके दिखा देता हूं, ताकि इसी प्रश्न में आपको ये नॉर्मल गुणनखंड का भी एग्जांपल मिल जाए। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस बीच वाले पद को -5x माइनस 3x में तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे a इंटू सी हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट का मान कितना है, 1 है, और x के कोफिशियंट का मान कितना है, इस मतलब गुणांक का, तो -8 है, और c है 15। a इंटू सी निकालेंगे तो 15 आएगा, यानी कि b का जो मान -8 है, इसको दो पदों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा 15 आए और जोड़ने पे -8 ही आ जाए। तो दो पद क्या होंगे, -5 और -3 में अगर तोड़ लेंगे तो गुणा -15 आ जाएगा और जोड़ -8 आ जाएगा। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x -5 और -3 कॉमन ले लेंगे तो x -5, x -5 दोनों पदों में है, दोनों जगह है, तो x -5 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, यहां बचा x और यहां बचा -3, तो ये हो जाएगा आपका एक x -3 इंटू x -5, ये हो जाएगा। चाहे ऐसे करिए, पूर्ण वर्ग बना करके करिए,
चाहे सिंपली कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। जो आपसे पूछता है, अगर सिंपली कहता है गुणनखंड करना है तो ये कर दीजिएगा, और बोलता है कि पूर्ण वर्ग बना करके करिए तो ये कर दीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप कर ले जाओगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेमी बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत खूब। यहाँ पे घनाकार बर्तन दिया गया है। घनाकार का मतलब क्या होता है? जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो। और घन का आयतन आप कैसे निकालते हैं? घन का आयतन ये होता है भुजा का क्यूब, क्योंकि तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो भुजा कितना दिया है? 10, तो 10 का क्यूब तो कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा इस घन का आयतन। ठीक है, तो इस जो एक घनाकार बर्तन है उसकी कोर 10 सेंटीमीटर है। बर्तन में रखे जल का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आयतन हमने निकाल लिया, कितना आया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया। और आपसे पूछ रहा है आयतन लीटर में, तो यहाँ पे 1 लीटर बराबर आपको पता है क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, या सीधे लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो बार बार मैंने आपको बताया है, 2022 में पूछा हुआ भी प्रश्न है। आपका स्केल जो होता है 15 सेंटीमीटर वाला, छोटी वाली जो पटरी होती है आपकी स्केल, वो इतनी लगभग 15 सेंटीमीटर की होती है। 5 सेंटीमीटर घटा दीजिए, इतना लगभग जो है ये 10 सेंटीमीटर होता है आपका। तो 10 सेंटीमीटर ये ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर ये आपकी लंबाई, यहां तक 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई भी मान लीजिए। तो ये जो हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये जो आपका घन बनेगा उसमें आपका 1 लीटर पानी आएगा। ठीक है, 1 लीटर का बर्तन आपने देखा होगा जिससे दूध मापते हैं ग्वाला, या तेल मापते हैं किराने की दुकान पे या चक्की पे। तो इस तरीके से आपने देखा होगा। तो लगभग 1 लीटर आप समझ रहे हो कितना होता है, और स्केल की पटरी से आप ये भी समझ रहे हो। तो अब आपको हमेशा याद रहना चाहिए ये इक्वेशन, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, 10 गुणे 10 गुणे 10, ये कितना होता है? 1000 होता है, और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो अब कहीं भी आपसे ये हमेशा कन्वर्जन करने को देगा। यहां तो देखिए आसान था, यहीं पे अगर दे दिया होता कि आपकी भुजा कितनी है? 100 है, तो 100 होती तो कितना लीटर होता? 100 सेंटीमीटर। तो 100 का 3 बार गुणा होता, और 3 जीरो एक्स्ट्रा आता, तो वहां पे आपका कितना आता? वहां पे 100 सेंटीमीटर अधिक होता है, यानी कि वहां पे आपका जो आ जाता 1000 लीटर के लगभग आता। तो यहीं पे भुजा अगर 100 सेंटीमीटर होती तो 1000 लीटर पानी उसमें आता। ठीक, तो इस तरीके से अब आप रिलेशन समझ गए हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको पता है, यानी कि ए आपको एरिया पता है 154 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, और व्यास की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि 154 दिया गया है। और यहाँ पे हम r का मान निकाल लें तो व्यास हमको पता चल सकता है। पाई का मान है 22/7 होता है, और r स्क्वायर 154, और 7 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 22 गुणे r स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7 हो जाएगा, और r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणे 7/22। अब 11 से काटिए तो 11 दूनी 22, और 11 का नम 11, और 4 बचा, 11 चौक 44, 14, और 2 से काटेंगे 14 को तो 7। आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणे 7, या 7 का स्क्वायर, और आर बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। आर का मान आपका सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, यहाँ पे सब कुछ मीटर में दिया गया है, तो ये मीटर में आएगा। ठीक है,
तो ये 7 मीटर हो जाएगा। और आर का मान जब आपका 7 मीटर हो गया तो 2r आपका व्यास होता है, तो 14 मीटर जो हो जाएगा ये आपका व्यास हो जाएगा। ठीक, व्यास का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 मीटर। 2022 में पूछा हुआ आपका ये प्रश्न है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 47। ये भी आपका 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे आपका लगने वाला है। ठीक है, एक तो आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये आप समझ लीजिए, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे आपको भुजा भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो भुजा तो आपको पता नहीं है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे दिया है। तो समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा x माने तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये आपको ऊंचाई ये होती है त्रिभुज की, सामने वाली भुजा से इस पे डाला गया लंब, और ये भी जिस पे लंब पड़ता है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये x/2 होगा, ये भी x/2 होगा। और ये आपको दिया ही है 3√3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको दिया है 3√3 सेंटीमीटर है, और लंब है तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। अब इस ये जो आधा त्रिभुज दिख रहा है इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग यानी x/2 का स्क्वायर धन लंब का वर्ग, तो 3√3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x²/4 प्लस 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब x को इधर ले आइए, x²/4 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा x² - x²/4 बराबर 9 × 3। अब हर समान कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x² - x² बराबर 9 × 3, और ये 3x² बटे 4 बराबर हो जाएगा 9 × 3, और आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x² बराबर सीधे लिखें तो 4 इधर भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 9 × 3 × 4 हो जाएगा, और 3 गुणे में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 3 से 3 कट गया और 9 × 4 = 36, x² बराबर 36 हो गया। x² बराबर 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और x बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो भुजा आ गई त्रिभुज की 6 सेंटीमीटर आ गई। अब यही एरिया वाले में फॉर्मूले में आप रख दीजिए, एरिया बराबर हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 4 से 36 को काटेंगे 9 आ जाएगा, और एरिया आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्रफल का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 48 है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपको दिए गए हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, छोटे बड़े हैं हल्के से, लेकिन जो देखने में बिल्कुल आपको सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद समझिए कि आपको जो यहाँ पे त्रिभुजों के परिमाप हैं उसका यहाँ पे परिमाप जो है वो दिए गए हैं 40 और 50 सेंटीमीटर, और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज के परिमापों का अनुपात, परिमाप का अनुपात लिख लीजिए, परिमाप का अनुपात, तो वो कितना है, एक है 40 और दूसरा है 50, तो ये कितना आ जाएगा 4/5, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात आ गया वह कितना आ गया 4/5। अब समझिए परिमाप क्या होती है, आपकी लंबाई होती है, ठीक है, लंबाई इस तरीके से होती है, और जो क्षेत्रफल होता है
वो क्या होता है, एरिया आपका होता है। ठीक है, क्षेत्रफल में दो चीजें आती हैं। क्षेत्रफल हम जैसे वर्ग का, त्रिभुज का या आयत का कैसे निकालते हैं, दो लंबाइयों का गुणा करके। तो यहाँ पे दो लंबाइयों का गुणा यानी कि समझ लीजिए वर्ग, जैसे भुजा का वर्ग करते हैं हम लोग, वर्ग का जब निकालते हैं, जब स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पे अब समझिए कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात वह होगा परिमाप के अनुपात का वर्ग, परिमाप के अनुपात का वर्ग। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा परिमाप के अनुपात का वर्ग, यानी कि 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, परिमाप का अनुपात कितना है, त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात 4/5 है, तो 4/5 का वर्ग यानी कि 16/25 ये आपका आ जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 49 है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है, इसका आधार 12 सेमी, इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आधार दिया गया है, लंब पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 48 बराबर 1/2, आधार कितना है, आधार आपको दिया गया है 12 और लंब आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 2 से 12 को काट दीजिए, 6 बार में कट गया और लंब बराबर हो जाएगा 48/6। 6 से काटिए तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि लंब का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से लंब का जो मान होगा त्रिभुज के वह 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है। एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज आपको बन रहा है यहाँ पे, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, वही जो अभी हमने लिखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या यहाँ पे लग जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार कितना है, तो ये समकोण बनाने वाली भुजा या तो आधार होगी या तो लंब होगी, तो एक रख दीजिए कोई, 124 और ऊंचाई, और क्षेत्रफल आपको दिया गया है 2480 है। 2 से इसको काटिए, 6 और 2 62 बार में कट गया। ठीक, और इसके बाद ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी 2480 और ये 62 इधर आ जाएगा बटे में। तो अब देखिए क्या कटेगा, क्या ये 6 चौक 24 होता है, बिल्कुल हाँ, 62 से ये कट जाएगा, 62 चौक जो हो जाएगा आपका 248 हो जाएगा, और ऊंचाई क्या आ जाएगी आपकी, वह आ जाएगी 40 मीटर। सब कुछ मीटर में दिया गया है, तो यहाँ पे एक भुजा जो हो गई 124 मीटर और दूसरी भुजा 40 मीटर की हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या 50 तक आपने सभी प्रश्नों को देख लिया। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट नहीं होगा, उम्मीद है सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो प्रश्न संख्या लिखिएगा और अपना जो भी डाउट है वह लिखिएगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, आपको पता है क्या करना है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट करिए, सभी मित्रों में शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतर ढंग से आप तैयारी कर पाएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए गए हैं। एक तो ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करके आप सेकंड सेमेस्टर का सारा जो आपको पढ़ना है सब कुछ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और बिना डिस्ट्रैक्शन के आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा भी अमाउंट मुझे खर्च करना पड़े तो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सारी चीजें। ठीक है, वैसे 499 में आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जा रहा है पूरा सेकंड सेमेस्टर। ठीक है,
तो आप चाहें तो वो ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप YouTube के माध्यम से ही पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे YouTube पे देखिए आपको नोट्स नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज नहीं मिल सकता है, क्योंकि YouTube एक पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, एंटरटेनमेंट वाला प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस भी, अलग अलग वीडियोस भी आप देखते हो, प्रचार भी देखते हो, तो यहाँ पे आपके लिए डिस्ट्रैक्शन आप सबसे अच्छा रहेगा कि 499 दे करके पढ़िए, और बहुत ही अच्छे से तब आप मन लगा करके भी पढ़ोगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। ठीक है, आपको ये सब PDF मिल जाएगा, राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हैंड रिटन नोट्स जो है हमारे, उससे जो पूरा वहीं से आता ही है, आपका 95% तक आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे प्रश्न संख्या 51 से। तब तक ऐसे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।